हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मानिक महाजन। आज हम अपने सीरीज का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे ऑफ यूनिट नंबर 3। तो हमारी आज की जो यूनिट है वो है सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग महाभारत। तो महाभारत का रेफरेंस देते हुए हमें ये पता करना है कि हमारा क्लास सिस्टम कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, व्हाट आर वर्ना, व्हाट आर जाति, और उनमें कैसे कैसे प्रॉपर्टीज। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारी इंट्रोडक्शन जो है वो है, इस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट द इश्यूज इन सोशल हिस्ट्री यूजिंग द टर्म्स लाइक क्लास, कास्ट, किनशिप एंड जेंडर। तो इन टर्म्स के बारे में हमें बड़ा डिटेल में पढ़ना है कि क्लास सिस्टम क्या होती है, किनशिप क्या है, कास्ट क्या है और जेंडर क्या है। उसके बाद हमें ये भी पढ़ना है हाउ टेक्सचुअल ट्रेडिशंस ने कैसे हमें यूज करा, या बेसिकली वी कैन से कि हिस्टोरियंस ने टेक्सचुअल ट्रेडिशन को कैसे यूज करा, उसको डेसिफर करा, ताकि ये पता चल सके कि सोशल प्रॉपर्टीज उस टाइम पीरियड की कैसी। आगे बढ़ते पॉइंट 1.1 टेक्सचुअल ट्रेडिशन। तो हमें इस सब टॉपिक से ये सीखना है कि टेक्स्ट को पढ़ के सोसाइटी के बारे में हमें क्या क्या चीजें समझ आ सकती है। लेट्स लुक ओवर दैट टेक्सचुअल ट्रेडिशन। Historians use textual traditions to understand the changes in the polity and economy. तो पॉइंट नंबर 1 जो आपका थ्योरी के लिए काम आ सकता है कि पॉलिटी और इकोनॉमी को समझने के लिए टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का हुआ यूज। दूसरी बात, टेक्स्ट जो लिखे थे कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सोशल बिहेवियर के बारे में हमें समझाया। मतलब वी कैन से कि ऐसे टेक्स्ट लिखे गए थे तो ताकि ये बता सके कि सोसाइटी में किस किस को कैसा सोशल बिहेवियर फॉलो करना है। और कुछ ये भी बताते थे कि सोशल सिचुएशंस में और प्रैक्टिसेस के बारे में हमें आइडिया लग सके कि सोशल सिचुएशन उस मोमेंट की कैसी थी और व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दैट आर बीइंग फॉलोड बाय द सोसाइटी। आगे हमें ये भी समझ आता है कि व्हाट आर द सोशल फैक्टर्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शन की मदद से हमें कुछ सोशल फैक्टर्स के बारे में हमें आइडिया लग सकता था। तो ये टेक्स्ट का उस टाइम के अकाउंट्स के बारे में हमें नॉलेज मिल सकती है। आगे चलते ईच टेक्स्ट इंस्क्रिप्शन वाज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सम कैटेगरी। हर टेक्स्ट किसी न किसी सोशल कैटेगरी को ध्यान में रख के बनाया गया था। वो सोशल कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, आपके अनटचेबल्स एंड सो ऑन। आगे तो वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज। हमें ये भी बड़ा ध्यान में रखना कि ये टेक्स्ट अगर लिखे भी गए हैं तो किसने किसके लिए लिखे हैं, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनको एनालाइज करना बड़ा जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्सुअल ट्रेडिशन। नेक्स्ट, द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत। तो महाभारत का रेफरेंस देते हुए हमें यह समझना है कि उसकी सेंट्रल स्टोरी क्या थी। तो लेट अस लुक ओवर दैट। द महाभारत वाज अ एपिक जो हमें यह समझाता है कि बहुत वाइड रेंज की सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी। जैसे कि उस जमाने में क्लास सिस्टम कैसा था, अगर किंगशिप भी थी, क्या वो पैट्रीलिनियल थी कि मैट्रीलिनियल। तो वो पैट्रीलिनियल और मैट्रीलिनियल के बीच का डिफरेंस भी हमें यहाँ से समझने को मिले। आगे बढ़ते, महाभारत लाइक एनी अदर एपिक कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल्स। इसमें बैटल्स के बारे में हमें नॉलेज मिली, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट्स। हमें महाभारत के रेफरेंस से हमें यह समझ सकते हैं कि बैटल्स उस टाइम पीरियड में कैसी थी, फॉरेस्ट, पैलेसेस और सेटलमेंट, लोगों का सेटलमेंट, सोसाइटी किस तरह से वहां पे सेटल डाउन हो रखी थी, एंड अर्बन सेंटर्स कैसे। ठीक है, आगे द सेंटर स्टोरी ऑफ महाभारत अबाउट टू सेट्स ऑफ कजन। बेसिकली महाभारत जब स्टोरी का ओवरव्यू अगर देखा जाए तो वो दो कजन्स के बीच में एक युद्ध के बारे में, एक लड़ाई के बारे में हमें आइडिया देता है। तो वॉर बिटवीन टू सेट्स ऑफ कजन्स। वो कजन्स के नाम क्या थे, उनके थे, एक सेट का नाम था कौरव, दूसरा का नाम था पांडव। और इनका जो लड़ाई थी वो एक लैंड और पावर के लिए लड़ाई थी। इट वॉज बेसिकली द स्ट्रगल या फाइट फॉर द लैंड एंड पावर। आगे ठीक है, ये बेसिकली एक ही लीनियज, एक ही फैमिली का पार्ट है जिसका नाम था कुरु। तो बोथ कौरव एंड पांडव बिलोंग टू द कुरु लाइनेज। ओके, एंड जनपद के ऊपर डोमिनेशन पाने के लिए ये एक दूसरे के लिए लड़ा था। तो इन द एंड हुआ क्या, इन द एंड तो हमें ये समझ आया कि पांडव वन द बैटल, और उसके बाद पैट्रीलिनियल सक्सेशन वॉज प्रोक्लेम्ड। मतलब महाभारत के एंड में पांडव
दे वन द बैटल, और पैट्रीलिनियर सोसाइटी को हमने प्रोपोगेट किया। व्हाट डज पैट्रीलिनियर मींस? पैट्रीलिनियर बेसिकली मींस जिसमें आप डिसेंट जो ट्रेस करते हो वो फादर वाली साइड से, बाकी मदर वाली साइड, मतलब ग्रैंडफादर के बाद का जो रूलर होगा वो उसका बेटा होगा, उसके बाद फादर के बाद उसका सन होगा, है ना, ग्रैंडफादर, फादर, सन एंड सो ऑन। तो ये जो चेन चली आ रही है जिसमें मेल डोमिनेंट सोसाइटी या ट्रेसिंग ऑफ द लीनिएज या क्लैन इज टेकन फ्रॉम द मेल, तो ये आपका पैट्रीलिनियर सोसाइटी का स्थापना होगी या इसको आगे प्रमोट। तो दिस इज द बेसिक स्टोरी ऑफ द महाभारत। हम बात करेंगे 1.3 द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन लिखा था किन्होंने? उनका नाम है वीएस सुबशंकर। वीएस सुबशंकर कौन थे? ये एक संस्कृत के स्कॉलर थे, ये बहुत फेमस स्कॉलर थे। इन्होंने एक प्रोजेक्ट पिक करा। प्रोजेक्ट क्या पिक करा? प्रोजेक्ट पिक करा इन्होंने, ये प्रिपेयर करेंगे क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन, कहने का मतलब महाभारत वाली स्टोरी हर रीजन में डिफर कर सकती है या डिफर करती भी है। किसी स्टोरी में कुछ और बात कही हो सकती है, किसी में हो। उन सभी स्टोरीज को इकट्ठा करना, उनको डिकोड करना, उनकी सिमिलैरिटीज को देखने के बाद जो एक कॉमन स्टोरी बन के आई उसको इन्होंने आगे प्रमोट करा, उसी को क्रिटिकल एडिशन कहा। आगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्रिटिकल एडिशन क्यों बनाना था? इसका ऑब्जेक्टिव मेन था कलेक्टिंग द संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। ये इनका ऑब्जेक्टिव था, उनको की संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को इकट्ठा करें, वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट को देखें और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से ये सारा जो मटेरियल है इन सबको इकट्ठा करें। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को इकट्ठा करना, वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट को पढ़ना, लेकिन कहाँ से पिक करनी? सब वैरायटी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में इनको तकरीबन 47 ईयर्स लग गए। ये इनका अचीवमेंट है। किनका? हमें नाम याद करना चाहिए, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वीएस सुबशंकर। इसके बाद दो बातें यहां से हमें सीखने को मिलती है। देयर आर सेवरल कॉमन एलिमेंट, बहुत सारे जो इन्होंने अपने सैंपल कलेक्ट किए होंगे फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी। किससे सिमिलैरिटी थी? संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी। तो ये बात आपको याद करनी है कि संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी जो महाभारत की थी उससे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी आ रही थी अलग अलग सोर्सेस। अगर मैंने कोई सोर्स साउथ इंडिया से उठाया, कोई नेपाल से उठाया, कोई कहीं से उठाया, जब ये सारे सोर्स इकट्ठे किए तो इन सोर्सेस की सिमिलैरिटी कुछ कुछ कहीं ना कहीं किससे आ रही थी? संस्कृत वर्जन ऑफ द महाभारत का। और दूसरी बात ये देखी गई जितने भी सोर्स आपने उठाए उनमें जगह के हिसाब से वेरिएशन आए। कहाँ के हिसाब से? जगह के हिसाब से, रीजनल वेरिएशन वाज देयर। तो दो बातें, देयर वाज अ कॉमन सिमिलैरिटी विद द संस्कृत वर्जन एंड रीजन के हिसाब से उनमें आपस में भी कुछ ना कुछ वेरिएशन थे। जो जो टेक्स्ट जो जो सैंपल्स आपने अलग अलग एरिया, दिस इज द क्रिटिकल एडिशन ऑफ 1.4। व्हाट इज द आउटकम? आउटकम हमें ये समझ आया कि अवर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस डिराइव, हमें ये समझ आया कि हमारी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है वो मेजरली कहाँ से डिराइव है? डिराइव फ्रॉम द टेक्स्ट रिटन इन द संस्कृत, टेक्स्ट इन द संस्कृत एंड रिटन बाय द ब्राह्मण ऑन फॉर द ब्राह्मण। तो बेसिकली जितना भी टेक्स्ट है वो संस्कृत में जो लिखा गया था वो हमारा मेजर सोर्स है अपनी स्टोरी का। आगे एवरीथिंग दैट वाज लेड डाउन इन टेक्स्ट वाज नॉट एक्चुअली प्रैक्टिस, जो जो टेक्स्ट में लिखा गया था वो एक्चुअल में प्रैक्टिस हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। दूसरी बात, द आइडियाज कंटेन्ड इन द संस्कृत टेक्स्ट वर ऑन द होल रिकॉग्नाइज, जो आइडिया थे संस्कृत टेक्स्ट में वो अथॉरिटेटिव नेचर के थे, वो अथॉरिटी रिकॉग्नाइज करते थे कि किसकी क्या अथॉरिटी हो सकती है। ठीक है, देयर वर आल्सो क्वेश्चन ओपिनियन रिजेक्टेड, कई बार इन अथॉरिटी वाली बातों को या इन टेक्स्ट के जो क्लेम्स है उनको रिजेक्ट भी किया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा आउटकम। हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक की तरफ आज के, वो है किनशिप एंड मैरिज रूल्स एंड वेरी प्रैक्टिस। किनशिप प्रैक्टिस क्या थी? तो पहले मैं आपको किनशिप के बारे में समझ। किनशिप का मतलब है रिलेशन। अब किनशिप में कौन से रिलेशन? ब्लड रिलेशन भी आ जाएंगे या वो रिलेशन जो मैरिज के बाद डेवलप, जैसे मामा हो गया, चाचा हो गया, ताया हो गया, ये भी जो छोटे मोटे जो भी हो गए रिलेशन है जो आपकी फैमिली का पार्ट बनते हैं उसको किनशिप के अंदर हम
कवर करते हैं। तो किनशिप हो गया आपके रिलेशन या रिलेटिव। तो किनशिप एंड मैरिज, तो मैरिज के रूल्स क्या थे ड्यूरिंग दिस इरा, तो ये हमें अब यहाँ पर डील कर। 2.1 किनशिप एंड मैरिज। अगर हम बात करें मैनी रूलर्स एंड वैलिड प्रैक्टिसेस ऑफ आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी, ये देखा गया कि पैट्रिलिनी सोसाइटी या पैट्रिलिनी आइडिया को प्रमोट किया जाता था बहुत से रूलर्स के द्वारा। ठीक है, पैट्रिलिनी का मतलब समझते हैं। पैट्रिलिनी मीन्स ट्रेसिंग द डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। मतलब ग्रैंडफादर से फादर से सन, ये जो ट्रेसिंग चली आ रही है जिसमें मेल का रोल सबसे ज्यादा है, तो ये रोल जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी का है, इसी को पैट्रिलिनी माइंडसेट या पैट्रिलिनी सोसाइटी। और मैट्रिलिनी क्या हो गया? मैट्रिलिनी वो हो गया जिसमें आप डिसेंट ट्रेस करते हो, आप अपना वंश को ट्रेस करते हो, कहां से? अपनी मदर वाली से। ठीक है। दूसरी बात, पैट्रिलिनी में क्या होता है? पैट्रिलिनी में सन्स हैव, बेटों को क्लेम मिलता है किस चीज का? अपने फादर की वेल्थ का। तो अपनी फादर की वेल्थ का क्लेम बेटों को मिलेगा, लेकिन किस सोसाइटी में? अगर हम बात करें पैट्रिलिनियन सोसाइटी। इन दिस केस किंग डिड नॉट हैव अ सन, अगर किसी किंग का सन नहीं है तो उसको कौन सक्सीड करेगा? तो उसका उसका कोई एक भाई सक्सीड करेगा। ये पैट्रिलिनियन सोसाइटी में होता है। इट वॉज वेरी एक्सेप्शनल केस दैट वुमेन एक्सरसाइज पावर, ऐसा जनरली देखा नहीं गया है कि वुमेन को पावर दी गई। तो इट इज वेरी एक्सेप्शनल कि वुमेन के हाथों में कोई कमान या कोई पावर दी हो अगर पैट्रिलिनियन सोसाइटी चल रही है तो। इट इज वेरी एक्सेप्शनल। मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज, जितनी भी रूलिंग डायनेस्टी थी 6th सेंचुरी बीसी के बाद, दे क्लेम टू फॉलो दिस सिस्टम। इसका मतलब पैट्रिलिनियन सोसाइटी मेजरली फॉलो होने लग गया था, लेकिन कब? 6th सेंचुरी बीसी के बाद। The patrilineal has existed prior to the composition of the epic Mahabharata and for the idea। ठीक है, ऐसा देखा गया कि पैट्रिलिनी एग्जिस्टेड प्रायर टू महाभारत, मतलब महाभारत से पहले भी ये प्रैक्टिस हुआ करती थी, लेकिन महाभारत के बाद इस पैट्रिलिनी माइंडसेट या पैट्रिलिनी सोसाइटी को और ज्यादा वैल्यू दे दी गई, क्योंकि महाभारत के बाद उन्होंने, जो पांडव थे, उन्होंने भी पैट्रिलिनी को फॉलो करा। चलिए 2.2 सब टॉपिक रूल्स ऑफ मैरिज। तो मैरिज के रूल्स क्या हैं वो हम करते हैं स्टार्ट। तो अगर हम स्टार्ट करें, धर्म सूत्र रिकॉग्नाइज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। तो धर्म सूत्र एक किताब है, उसमें 8 किस्म की मैरिज के बारे में बातें की गई हैं, जिसमें से सिर्फ 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज वर कंसिडर्ड एज गुड। मतलब 8 टाइप की मैरिजेस के बारे में कहा गया है किस किताब में? धर्म सूत्र में। लेकिन उन 8 में से सिर्फ 4 ही अच्छी मानी गई। उसके बाद द रिमेनिंग मैरिजेस वर कंडेम्ड बिकॉज दे डू नॉट फॉलो ब्राह्मणिक नॉर्म्स। बाकी 4 मैरिज को कंडेम किया गया, उनको नकारा गया है क्योंकि वो ब्राह्मणिक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। उसके बाद अगर हम पढ़े, वुमेन को नॉट गेट एनी शेयर इन पैटर्नल पेरेंटल प्रॉपर्टी। ऐसा देखा गया है कि अगर पैट्रिलिनियन सोसाइटी चल रही है तो वुमेन को अपने पिता की प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं दिया जाता था। दे कुड नॉट गेट एनी शेयर। फिर बात करेंगे एक्सोगमी, व्हाट कंसीडर डिजायरेबल। व्हाट इज एक्सोगमी? एक्सोगमी एक मैरिज की टाइप है जो डिजायरेबल होती थी, लेकिन एक्सोगमी का मतलब है अपनी फैमिली लाइन के बाहर शादी करना, जैसे कि अपने कास्ट के बाहर, अपनी जाति के बाहर, इस तरह की जो भी आपका एक किनशिप का यूनिट है, उस यूनिट के बाहर शादी करने को एक्सोगमी कहा जाता था। और एक्सोगमी वाज कंसीडर्ड एज डिजायरेबल। तो एक्सोगमी वाज कंसीडर्ड डिजायरेबल, ये प्रैक्टिस करने को कहा जाता था। एक और टर्म है कन्यादान, और द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर वाज इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। तो हमें कन्यादान टर्म का भी यूज करने को यूज में दिख रहा है कि यहाँ पे इस टर्म का भी यूज हुआ करता था। उसके बाद डॉटर्स हैव नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड। तो घर के किसी भी रिसोर्स पे उनको कोई क्लेम नहीं होता था। तो दिस वॉज द मेजर प्रैक्टिसेस ऑफ मैरिज या रूल्स ऑफ मैरिज वी कैन। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैरिज, तो फिलहाल हम 4 टाइप की बात करेंगे। पहली है एंडोगैमी। एंडोगैमी का मीन है ये ऐसी मैरिज है जो यूनिट के अंदर हो। कहने का मतलब, अगर आप अपनी ही किनशिप
या अपने ही कास्ट के अंदर, अपने ही क्लास के अंदर शादी कर रहे हैं, तो इस तरह की शादी है, इस तरह की मैरिज को एंडोगमी कहा जाता है। तो देख सकते हैं मैरिज इनसाइड वन ओन ग्रुप। तो यहाँ पे टर्म जो नोट करनी है वो है ग्रुप, अपने ही ग्रुप के अंदर। ठीक है, दिस कुड हैव बीन अ किन ग्रुप, कास्ट और सेम लोकेलिटी। तो ये इस तरह की ग्रुप के अंदर अगर आप शादी कर रहे हो, अपने ही लोगों में शादी कर रहे हो, तो उसको एंडोगमी कहा जाता है। दूसरा एक्सोगमी, एक्सोगमी रेफर टू मैरिज आउटसाइड वंस ओन फैमिली ग्रुप और किन। अपनी फैमिली ग्रुप या कास्ट या किन के बाहर शादी करने को एक्सोगमी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉलीगैमी। पॉली हो गया मल्टीपल, एंड गैमी इज रिलेटेड टू वुमेन एंड एंड्री इज रिलेटेड टू मेन। तो अगर पॉलीगैमी की बात करें तो मल्टीपल वुमेन, तो ऐसा एक पर्सन, ऐसा मेल जिसके मल्टीपल मल्टीपल वाइफ्स हो, तो उसको पॉलीगैमी कहते हैं। पॉलीगैमी, पॉलीगाइनी इज द प्रैक्टिस ऑफ ए मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। याद करने का तरीका, गैमी इज गाइनी इज रिलेटेड टू वुमेन एंड एंड्री इज रिलेटेड टू मेन। पॉलीएंड्री इज द प्रैक्टिस ऑफ ए वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड। ऐसी वुमेन जिसके मल्टीपल हस्बैंड हो, इसको पॉलीएंड्री प्रैक्टिस कहा जाता था। और कहीं कहीं ट्राइब्स में, किसी किसी सोसाइटी में इसको फॉलो, पॉलीगैमी को भी फॉलो किया जाता है और पॉलीएंड्री को भी फॉलो किया जाता है। 2.3 कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर। तो सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसके कोड या उसके नॉर्म्स ले डाउन किए थे, किसने किए थे, कहाँ किए थे, उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अगर बात करें, ब्राह्मण्स लेड डाउन द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर। नंबर वन, जो कोड ऑफ सोशल बिहेवियर किसने ले डाउन किए थे, किन्होंने बेसिकली उनके निर्माण किया, वो थे आपके ब्राह्मण। दे वर मेंट टू बी फॉलोड बाय द ब्राह्मण्स इन पर्टिकुलर एंड द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। ये ऐसा माना गया, ये जो सोशल कोड्स है, ये ब्राह्मण्स ने भी फॉलो करना है और रेस्ट ऑफ सोसाइटी भी फॉलो करना है। उसके बाद इन कोड्स को कंपाइल किया गया संस्कृत में दो फॉर्मेट के अंदर, दो टेक्स्ट के अंदर। उनका नाम है धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि सोशल नॉर्म्स अगर कोडिफाई करे तो किस बुक के अंदर या किस टेक्स्ट के अंदर करें। तो उस टेक्स्ट का नाम हमें याद कर लेना चाहिए। उस टेक्स्ट का नाम है धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। और इसी तरह के किताब को, इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को हमने नाम दिया मनुस्मृति। मनुस्मृति इसी की एक एग्जांपल है। तो धर्मसूत्र धर्मशास्त्र रिकॉग्नाइज एज मेनी एज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। सेम बात जैसा हम पढ़ के आए हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ने भी 8 टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में बात की हुई है। इसमें से 4 वर्ग, पहली फर्स्ट 4 वर कंसीडर्ड एज गुड एंड व्हाइल द अदर वर कंडेम्ड। तो ये हैं आपके सोशल नॉर्म्स जो ब्राह्मण्स ने अपने टाइम पे लिखे थे, उनको कोडिफाई किया था। ब्राह्मण भी फॉलो करते थे, सोसाइटी भी फॉलो करेगी। दूसरी बात, इसको कंपाइल किया था दो फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट के नाम धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र, और उनकी एक एग्जांपल मनुस्मृति। 2.4 द टर्म इज गोत्र। तो गोत्र या गोत्र ऑफ वुमेन के बारे में बात करेंगे। गोत्र का सेंस क्या है? गोत्र रेफर्स टू द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। किसी ग्रुप ऑफ पीपल को जो एक नाम उनके रेफरेंस के लिए दिया गया है, उस टर्म को हमने बोल दिया गोत्र। ऑन द नेम ऑफ ए वैदिक, तो वैदिक सेंस से रिलेटेड ये नाम दिया जाएगा, रिलेटेड टू देयर फोर फादर सो एज टू एस्टैब्लिश किनशिप। ये नाम वेद के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, फोर फादर से ट्रेस होगा, ताकि एक किनशिप या एक फैमिली ग्रुप या फैमिली लाइनेज बने। ऑल दोस हु बिलोंग टू द सेम गोत्र, जो लोग सेम गोत्र के होते थे, दे वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स। हम मानते थे सेम गोत्र के लोग एक ही पर्सन से ट्रेस हुए हैं, या ये आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट या सिंगल एंसेस्टर। उन सबका एक एंसेस्टर सेम होना चाहिए अगर उनका गोत्र सेम। तो व्हेन वी एग्जामिन द नेम्स ऑफ वुमेन मैरिड, अगर हम जो वुमेन मैरिड हुई उनके नाम्स को अगर हम रेफर करें, लेकिन किस टाइम के, ऑफ द सतवाहना रूलर्स के बारे में, तो वी विल फाइंड दैट मेनी ऑफ देम हैड नेम्स derived फ्रॉम द फादर्स गोत्र, सच एज गौतम। ओके, तो जो वुमेन मैरिड थी सतवाहना रूलर में, उन्होंने नाम डिराइव किया था अपने फादर्स के गोत्र से, जैसे कि गौतमा एंड वशिष्ठ। मैं ये किनकी बात कर रहा हूं? सतवाहना रूलर्स के
वुमेन जो मैरिड हुई हैं उनकी बात कर। दूसरी बात, गोत्र के कुछ रूल्स होते हैं आपस में, क्या रूल है? दो रूल। वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र। वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि शादी के बाद वो अपने फादर के गोत्र को छोड़ दें और एक्सेप्ट करें अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट। दूसरा रूल, मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुडंट मैरी, मतलब कुडंट मैरी, सेम गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। ये दो रूल्स हमें फॉलो करने होते थे गोत्र वाले सिस्टम के। तो गोत्र के बारे में अगर ब्रीफ करें, गोत्र क्या है? एक नाम रखा गया है, एक रेफरेंस नेम है जो वेदों से इंस्पायर्ड है, ठीक है, और फोर फादर से कनेक्ट करने का एक तरीका। चलिए 2.5, वर मदर्स इंपॉर्टेंट? क्या मदर्स का, फीमेल का कोई रोल था? तो अगर हम बात करें सतवाहना सोसाइटी या रूलर के बारे में, सतवाहना रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे कि हमने जस्ट पढ़ा कि गोत्र जो है वो फादर से या फोर फादर से ट्रेस होता है, उनके नाम फॉलो किए जाते हैं। लेकिन सतवाहना रूलर्स में ये देखा गया कि मदर साइड के गोत्र को फॉलो किया गया। मदर का कहीं ना कहीं नाम में जिक्र जरूर होना है। मेट्रोनिमिक्स का मतलब ये हो गया मदर नेम शुड बी देयर इन द नेम। मदर्स और गिवन इंपॉर्टेंस, इस तरह की मदर्स को भी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा दी जाती थी सतवाहना सोसाइटी की बात करें। बट दिस सक्सेशन वाज जनरली पैटर्नल। माना रूलर जो था या रूल जो करने वाले लोग हैं वो मेल होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि फीमेल्स की कोई इंपॉर्टेंस उस टाइम पीरियड में इस डायनेस्टी के अंदर नहीं थी। मदर्स का नाम आपके नाम में जरूर इन्वॉल्व होता था, ठीक है। तो सोसाइटी पैट्रिलिनियल थी, लेकिन नाम मदर से इंस्पायर थे। जैसे कुछ इंस्क्रिप्शन है जिसमें सतवाना रूलर्स के नाम लिखे गए हैं। कैसे नाम लिखे गए हैं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र मतलब इनकी माता जी का नाम गौतमी रहा होगा, तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी है, मतलब मदर नेम शुड बी देयर इन सतवाहना रूलर। तो ये शो करता है कि फीमेल की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा थी, बट दे स्टिल प्रैक्टिस पैट्रीलिनियल सोसाइटी, मतलब रूल करने वाला जो होगा वो मेल ही होगा। कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स हम अभी तक पढ़ के आ भी चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पैट्रीलिनी, व्हाट इज पैट्रीलिनी? इट मीन ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम द फादर टू सन। फादर वाली साइड से अपनी डिसेंट को ट्रेस करना इस पैट्रीलिनी। व्हाट इज मैट्रीलिनी? मीन्स ट्रेसिंग द डिसेंट फ्रॉम द मदर वाली साइड, ओके। और कुल एक वर्ड है, संस्कृत वर्ड है कुल। कुल का मतलब है डेजिनेट फैमिलीज, जाति, तो लार्जर नेटवर्क, ठीक है। तो कुल एक टर्म है जो एक लार्जर नेटवर्क ऑफ किनशिप को कवर करती है। बहुत सारी फैमिलीज, जाति ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक को कवर करने के लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज कुल। तो अगर आप बोले आप इस कुल का पार्ट है, तो बेसिकली बहुत सारी मल्टीपल फैमिलीज, बहुत सारी किनशिप ग्रुप्स आप साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हो। इसमें जाति भी कवर हो जाएंगी और आपकी फैमिली ग्रुप कवर, ठीक है। तो फिर आगे टर्म वंश। वंश इज यूज फॉर द लाइनेज, कि आपकी लाइनेज क्या है। तो वंश का इंग्लिश में मतलब हो गया एंडोगमी। अभी हमने पढ़ा दीज आर फोर टाइप्स ऑफ एंडोगमी, मैरिंग या मैरिज बेसिकली इनसाइड द किनशिप ग्रुप या किनशिप यूनिट। और एक्सोगमी हो गया मैरिड आउटसाइड द किनशिप ग्रुप या किनशिप यूनिट। फिर पॉलीगाइनी, जैसे बताया पॉली हो गया मल्टीपल, गायनी हो गया वुमेन से रिलेटेड, ऐसा एक मेल जिसके मल्टीपल वाइफ्स हो। और पॉलीएंड्री, ऐसी कोई फीमेल जिसके मल्टीपल हस्बैंड। So these are the terms that we will use. अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड टॉपिक के बारे में, दैट इज सोशल डिफरेंसेस विद इन बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। कास्ट के अंदर ही सोशल डिफरेंसेस कैसे कैसे थे वो हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड टॉपिक 3.1 फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। अब हम कास्ट सिस्टम के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज कास्ट सिस्टम? तो कास्ट के बारे में बोलेंगे इट इज अ सेट ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरी। पॉइंट टू बी नोटेड, कास्ट इज अ सोशल कैटेगरी जो एक हायरार्की सेट करती थी, एक लेवल सेट करती थी सोसाइटी में कि तुम इस कास्ट को बिलोंग करोगे या तुम इस लेवल को बिलोंग।
तो ये आइडिया कहाँ पे दिया गया? दिस आइडिया वॉज लेड डाउन इन धर्म सूत्रास एंड धर्मशास्त्र. एज वी नो, धर्म सूत्रास एंड धर्मशास्त्रास वर लेड डाउन इन संस्कृत बाय ब्राह्मण. तो इस कास्ट सिस्टम का जो ऑर्डर था वो ले डाउन हुआ था, इसकी बातें जो रखी गई थी वो आपकी इन दो किताबों के थ्रू रखी गई. इसमें रैंकिंग सिस्टम होता है. क्या रैंकिंग है? ब्राह्मण का रैंकिंग 1 रखा गया, उसके बाद आपके आए क्षत्रिय, फिर आए आपके वैश्य, फिर आए आपके शूद्र. तो ये ब्राह्मण तो रैंक फर्स्ट, शूद्र एंड अनटचेबल एट द वेरी बॉटम. तो अगर मैं बाकी कास्ट या बाकी वन के बारे में लिख दूं तो आपका ब्राह्मण के बाद आएगा आपका क्षत्रिय, फिर आपका आएगा वैश्य, लास्ट में आएगा आपका शूद्र. अब जो इन 4 कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते वो आपके कंसिडर हो जाएंगे अनटचेबल. ठीक है. और ये कास्ट की एक खास बात है, ये सोशल कैटेगरी भी है और साथ ही साथ इट इज डिसाइडेड बाय बर्थ, इट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ. तो कुछ पॉइंट जो हमें याद करने चाहिए. तो अगर हम इसको ब्रीफ अप करें, कास्ट का फ्रेमवर्क ये है, सोशल कैटेगरी है, हायरार्की सेट करती है, रैंकिंग सेट करती है. रैंकिंग मैंने लिख दी है. और कहाँ पे लिखी गई थी? तो बुक्स में धर्मसूत्र धर्मशास्त्र, वहां पे ऐसी रैंकिंग मेंशन थी. ठीक है. किन्हों को पहले रखा गया? ब्राह्मण को, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. इनका अपना अपना एक पर्पज है सोसाइटी में. उस टाइम पीरियड में ये वॉरियर्स होते थे, ये मर्चेंट्स होते थे, ये हेल्पर्स होते थे, और ये आपके टीचिंग से रिलेटेड. ठीक है. और ये बाय बर्थ ही डिटरमाइंड, ये है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग. राइट. ऑक्यूपेशन मतलब किस कास्ट का क्या ऑक्यूपेशन होना चाहिए, ये भी हम देखते हैं. हमें देखने को मिला कुछ रेफरेंस थ्रू. तो ये पढ़ा चला, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन. इन बुक्स ने एक तो रैंकिंग तो डिसाइड करी सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए, साथ ही उन्होंने ऑक्यूपेशन के बेसिस भी डिसाइड कर दिया कि भाई जिसका ये रैंकिंग है, जो इस कैटेगरी में फॉल होता है, उसको ये काम करना है. क्या है वो चेक करते हैं. तो 4 कैटेगरीज बनाई. तो वन, जिनको हमने नाम दिया वन. व्हाट आर द 4 कैटेगरीज? पहली वो कैटेगरी मैंने आपको बता दी है, वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद आपके वैश्य और शूद्र. तो अगर ब्राह्मण की बात की जाए तो ब्राह्मण का क्या काम? देयर वर्क वाज टू स्टडी एंड टीच द वेदास. तो वेदास को पढ़ना और उनको टीच करना, समझाना, ये ब्राह्मण का काम था. टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म. सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने में इनका यूज होता था. एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स. जनरली ये गिफ्ट रिसीव करते थे राजा. क्षत्रिय इनका मेन था, ये वॉरियर थे. वॉरियर क्लास को क्षत्रिय कहा जाता था. दे वर इंगेज इन द वॉरफेयर. इनका काम था लोगों की रक्षा करना, प्रोटेक्ट द पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेटर द जस्टिस. जस्टिस से लेकर जो काम था वो आपका क्षत्रियों का था. ठीक है. वेदास की स्टडी भी करते थे, लेकिन मेजर काम ब्राह्मण. लास्ट 3 ऑक्यूपेशन वर असाइन टू द वैश्य. कौन से और आपके पार्ट हो जाएंगे वन सिस्टम के? वैश्य हु वर एडिशनल एक्सपेक्टेड टू एंगेज इन. इनका काम था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पैस्टोरलिज्म और ट्रेड. तो इसका मतलब आपकी ट्रेड, एग्रीकल्चर या मर्चेंट सोसाइटी जो थी वो आपकी इस कैटेगरी को बिलोंग करती. उसके बाद लास्ट शूद्र. इनका काम था, इनका एक ही काम था, टू सर्व द अदर 3 वर्नास या अदर 3 क्लासेस. ये है ब्रीफ अप ऑफ द क्लास अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन. नॉन क्षत्रिय किंग. जनरली ये देखा गया कि किंग्स आपके क्षत्रिय ही होने चाहिए, लेकिन कुछ कुछ केसेस में हमारे किंग्स नॉन क्षत्रिय वाले क्लास को भी बिलोंग करते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको हम देखते हैं. अकॉर्डिंग टू शास्त्र, उनके अकॉर्डिंग क्षत्रिय वर सपोज टू बी द किंग. किंग्स जो होते थे वो मोस्टली क्षत्रिय ही होते थे, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है और अपनी जनता की प्रोटेक्शन भी करना. ठीक है. बट इट इज ऑब्जर्व दैट एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हु इज एबल टू गेट सपोर्ट एंड रिसोर्सेस डजंट डिपेंड ऑन पीरियड ऑफ बर्थ. मतलब
अगर आप क्षत्रिय बाय बर्थ नहीं भी हो, अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेस और अच्छी सपोर्ट है लोगों की, तो स्टिल यू कैन बिकम द किंग। ये भी देखा गया है। देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस। अब कुछ ओपिनियन रखे गए हैं मौर्यस के बारे में। क्या ओपिनियन है? तो हम कहा थे देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ मौर्य। हाँ, तो मौर्य से रिलेटेड काफी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी थी कई लोगों की या कई टेक्स्ट की। क्या थी? अगर हम बात करें लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, उन्होंने ये बताया कि जो मौर्यास थे दे वर बेसिकली क्षत्रिय। तो सिर्फ लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मौर्य क्षत्रिय थे, तो वो किंग बनने के लायक। ओके, लेकिन ब्राह्मण टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दे वर कंसिडर्ड एज लो एज ओरिजिन। वो लो ओरिजिन के कंसिडर किए जाते थे। बेसिकली कह सकते हैं आप लो ओरिजिन के वो कंसिडर होते। तो कई टेक्स्ट में मौर्य को उन्होंने क्षत्रिय कहा, और लेकिन कई टेक्स्ट में उनको लो ओरिजिन। उसके बाद अगर बात करें तुंगास एंड कांवास, दे द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्य। मौर्य के बाद जो आपकी डायनेस्टीज आई वो आई थी तुंगा एंड द कांवास। दे वर ब्राह्मण। और दोनों डायनेस्टी रूल करती थी, लेकिन दोनों सोसाइटी क्षत्रिय नहीं थी। तो ना शुंगा क्षत्रिय थे ना कांवा थे, ये लोग ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण होने के बावजूद ये किंग बने। तो यहाँ से समझ आ गया कि माना कि क्षत्रियों को बोला जाता है कि दे वर सपोज टू बी रूलर्स, लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल सोसाइटी में देखा नहीं। नेक्स्ट, अदर रूलर्स सच एज शाकास। शाकास जो थे वो केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। शाकास दे केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ से हमारे एमसीक्यू बन सकता है। दे वर रिगार्डेड एज मलेच्छास। दे वर रिगार्डेड एज मलेच्छास, बारबेरियंस एंड आउटसाइडर्स बाय द ब्राह्मण। तो इन तीन टर्म से इनको पुकारा जाता है, जाना जाता है। लेकिन बाय होम? बाय ब्राह्मण। क्या क्या वो टर्म्स है? मलेच्छास, बारबेरियंस एंड आउटसाइडर्स। लेकिन मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ शाका। तो शाका डायनेस्टी के लोगों को इन तीन नामों से जाना जाता है। ओके, सतवाहना डायनेस्टी की बात करें। सतवाहना डायनेस्टी जिसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी क्लेम बोथ यूनिक ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉयर द पैडो। ओके, तो सतवाहना डायनेस्टी में जो रूलर थे वो अपने आप को यूनिक ब्राह्मण के तौर पे देखते थे, क्योंकि वो रूलर भी थे और साथ ही साथ ही वॉज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय। कहने का मतलब सतवाहना डायनेस्टी के जो रूलर थे वो ब्राह्मण थे। तो दो कौन से हो गए? एक तुंगास, कांवास और सतवाहना। ये आपके ब्राह्मण डायनेस्टी या ब्राह्मण क्लास को बिलोंग करते थे। साथ ही साथ इन्होंने ऑल्सो क्लेम किया तो देयर वाज नो इंटर मैरिज। ये क्लेम करते थे कि इंटर मैरिज ना हो अमंग द मेंबर्स ऑफ द फोर वन। ऐसा बोला जाता था कि फोर वर्नर्स में या फोर क्लास में आपस में इंटर मैरिज ना हो। अगर मैरिज करनी भी है तो सेम वर्ण के लोगों में हो। लेकिन एक ऐसा देखा भी गया है, बट ही हिमसेल्फ, ये खुद मैरिज में आए किसके साथ? विद द रुद्रदमन। रुद्रदमन जो एक साका रूलर थे। साका रूलर कौन? ये, उसके साथ ये मैरिज अलायंस है। किन ऑफ रुद्रदमन के किसी फैमिली मेंबर की या किसी किनशिप के साथ ये मैरिज में है। तो ये देखा गया कि हाँ, इंटर कास्ट मैरिज भी यहाँ अवेलेबल या प्रैक्टिस की गई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जाति। तो कास्ट के बारे में हमने पढ़ा, वर्ण के बारे में पढ़ा। वर्ण आपके चार टाइप के हैं। वर्ण और कास्ट सिमिलर टर्म्स हैं। कास्ट में चार टाइप्स आ गए एंड इट इज बेसिकली डिसाइडेड बाय बर्थ। लेकिन अब हम जाति की बात करेंगे। जाति में क्या है? जाति भी एक किस्म की सोशल कैटेगरी है। रेफर टू है जाति। थ्योरी के अकॉर्डिंग जाति इज सिमिलर टू वर्ण बट इज बेस्ड बाय बर्थ। मतलब वर्ण की तरह जाति भी बाय बर्थ डिसाइड की जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड, बाय बर्थ। द वर्नर्स वर फिक्स्ड एट फोर। वर्ण हमारे केवल चार तक सीमित हैं। हमारे पास सिर्फ चार किस्म के वर्ण हैं, लेकिन जाति में देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द जाति के नंबर। तो जाति के नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन हमें नहीं। न्यू ग्रुप दैट डिडंट फिट इन द फोर फोल्ड, जो चार वर्ण के सिस्टम में फिट ना आए उसको हमने जाति में क्लासिफाई कर दिया। मतलब वो
क्लासेस जो वर्ग जैसी थी लेकिन उसमें एग्जैक्टली फिट नहीं हो रही थी, उनको हमने जाति में कंसिडर कर लिया। एग्जाम्पल, कुछ लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे, जैसे कि उनका नाम है निषाद। निषाद को हमने जाति में क्लासिफाई कर दिया क्योंकि वो वन सिस्टम में क्लासिफाई नहीं हो रही थी, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रह रहे थे और वन सिस्टम में ऑक्यूपेशन का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। ठीक है। जाति विच शेयर द कॉमन ऑक्यूपेशन, वो जाति जिनका कोई कॉमन ऑक्यूपेशन हो या प्रोफेशन हो, उनको हम किसी श्रेणी में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। देखो समटाइम ऑर्गेनाइज इनटू श्रेणीज और गिल्ड। मतलब ये श्रेणी या गिल्ड की अगर बात की जाए, श्रेणी या गिल्ड आपके ग्रुप्स हैं उन जाति के जिनका ऑक्यूपेशन से। तो अगर यहाँ से हम ध्यान में, हमारा एक एमसीक्यू तैयार हो सकता है कि व्हाट आर श्रेणीज और गिल्ड। श्रेणीज और गिल्ड्स are the group organization of jatis which have same occupation. Beyond the four varnas integration, there were population whose social practices were not influenced by Brahminical ideas. कुछ ऐसी पॉपुलेशन भी थी जिनके सोशल प्रैक्टिस ब्राह्मण आइडिया से इंस्पायर्ड या इन्फ्लुएंस नहीं थे। एग्जाम्पल, राज और नोमैडिक पैस्टोरेट। क्योंकि जैसा भी हमने पढ़ा, निषाद वो पॉपुलेशन थी जो जंगलों में रहती थी और नोमैडिक पैस्टोरेट वो लोग हैं जो कुछ फिक्स ऑक्यूपेशन तो नहीं है, ये ट्रैवल करते रहते हैं अपने एनिमल्स के साथ। ठीक है। तो ये दोनों लोगों के बारे में, इन दोनों कैटेगरीज के बारे में देखा जाए तो उन्होंने ब्राह्मण सिस्टम को या ब्राह्मण के आइडियाज से ये इन्फ्लुएंस नहीं हो पाए। दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ऑड, अनसिविलाइज्ड और इवन एनिमल लाइफ, इसलिए इनको इस कैटेगरी या इस तरह से पुकारा जाता था, रूड। ब्राह्मण कंसिडर्ड आउटसाइड द सिस्टम, ब्राह्मण अपने आप को इस सिस्टम से बाहर मानते थे। समटाइम दोज हु स्पोक नॉन संस्कृतिक लैंग्वेजेस, जो लोग नॉन संस्कृतिक लैंग्वेजेस बोलते थे, दे वर कंसिडर्ड एज मलेशियास एंड उनको अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। किस लोगों के बारे में हम कह सकते हैं? वो लोग जो नॉन सांस्कृतिक लैंग्वेजेस को यूज करते थे, उनको हमने मलेशिया कहा। ये है आपका फोर वर्नेस के बियॉन्ड की बात। सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ब्राह्मण्स आल्सो डेवलप अ शार्पर सोशल डिवाइड बाय क्लासिफाइंग सर्टेन सोशल कैटेगरी। ओके, ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग कुछ एक और ऐसी कैटेगरी आई जो ना ब्राह्मण में कंसिडर हुई, ना क्षत्रिय में, ना वैश्य में, ना शूद्र। तो ऐसी एक कैटेगरी जो चार में फॉल नहीं कर रही है या जाति में भी फॉल नहीं कर रही है, उनको हमने कंसिडर किया अनटचेबल। ये देखो, अ शार्पर सोशल डिवाइड बाय क्लासिफाइंग सर्टेन सोशल कैटेगरीज एज अनटचेबल। इसका मतलब क्या जाति और अनटचेबल लोग सेम है? नहीं, जाति वालों को ऑक्यूपेशन के बेसिस पे अलग भी किया गया था। ठीक है, लेकिन अनटचेबल एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों को कहा गया जिनका काम थोड़ा पोल्यूटिंग नेचर का था। जैसे अगर हम देखें, some activities were regarded as particularly polluting, जैसे कि डेड बॉडीज को हैंडल करना या डेड एनिमल्स को हैंडल, एक काम काफी पोल्यूटिंग नेचर का माना जाता था। तो जो लोग इस काम को प्रैक्टिस करते थे उनको अनटचेबल कंसिडर करा। दोस्त परफॉर्म अ टास्क डेजिग्नेटेड, जो लोग ऐसे काम परफॉर्म करते थे, कौन कौन से काम? मतलब डेड बॉडीज को हैंडल करना या एनिमल्स जो डेड है उनको हैंडल करना, उनको चंडालास वाली कैटेगरी में रखा गया या इस नाम से रेफर करते। जब दे आर प्लेस्ड एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की में ये अनटचेबल भी थे और काफी ज्यादा बॉटम में कंसीडर किए जाते। ठीक है। मनुस्मृति लेड ऑन द ड्यूटीज ऑफ चंडालस, मनुस्मृति टेक्स्ट ने चंडालस की ड्यूटीज के बारे में कहा था। और कुछ चाइनीज आपके मॉन्क या ट्रैवलर आए थे, कौन कौन से नाम याद कर लीजिए। पाजियान, कब आए थे ये? 5th सेंचुरी की। ये दूसरे थे आपके चाइनीज ट्रैवलर जुआनजांग। तो एक आपका पाजियान, दूसरा जुआनजांग, ये 7th सेंचुरी में आए थे, एक 5th सेंचुरी में आए थे। इन्होंने अनटचेबल्स के बारे में लिखा था। तो यहां से हमारा एक सवाल, एक एमसीक्यू डेवलप हो सकता है कि अनटचेबल्स के बारे में किस किस आपके चाइनीज ट्रैवलर ने लिखा था या मॉन्क ने लिखा था? तो आपका आंसर होगा पाजियान एंड जुआनजांग। तो ये एक इमेज है जिसमें एक पर्सन मैंडिसान वो जो भिक्षा मांगे वो दिखाया गया है स्टोन स्कल्पचर के थ्रू।
और ये गंधार में ये आपके स्ट्रक्चर्स अवेलेबल। लेट अस मूव फॉरवर्ड फॉर फ्यू एमसीक्यूज। तो अब इस स्लाइड के बाद हम कुछ प्रैक्टिस। तो लेट अस स्टार्ट विद द एमसीक्यू। तो एमसीक्यू नंबर 1, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डिड द शाकास केम टू इंडिया। तो शाकास वो लोग थे जो नॉन संस्कृतिक लैंग्वेजेस को यूज करते थे, जैसा कि हमने पढ़ा। तो शाकास जो आए थे वो आपके आए थे सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया वाज द रीजन जहां से शाकास इंडिया में एंटर। नेक्स्ट, now Brihadaranyaka Upanishad, one of the early Upanishads, contain the list of successive generations. सक्सेसिव जनरेशन की एक लिस्ट होती थी इसके अंदर, बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर। लेकिन इसमें लिस्ट किसकी होती थी? इसमें लिस्ट होती थी कुछ जनरेशन की, लेकिन किनकी? टीचर्स की और स्टूडेंट। तो टीचर जो जनरेशन बाय जनरेशन चले आ रहे हैं, या स्टूडेंट जो जनरेशन बाय जनरेशन चले आ रहे हैं, उनकी लिस्ट इस उपनिषद के अंदर थी, जिसका नाम है बृहदारण्यक। मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज क्लेम टू फॉलो द सिस्टम ऑफ पैट्रिलिनी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पैट्रिलिनी वो सोसाइटी है जिसमें मेल से डिसेंट आप ट्रेस करते थे। तो ये पैट्रिलिनी सोसाइटी जनरली 6th century BC के बाद बहुत ज्यादा फॉलो होने लगी। तो हमें फैक्ट याद कर लेना चाहिए, आफ्टर द 6th century BC पैट्रिलिनी सोसाइटी वॉज फॉलोड। क्वेश्चन नंबर 4, एंडोगमी। एंडोगमी का मतलब क्या? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं आज के लेक्चर में, एंडोगमी का मतलब हो गया मैरिज जो अपने ही किनशिप ग्रुप या अपने ही किनशिप यूनिट के अंदर हो। ठीक है, उसको एंडोगमी कहते थे। ऑल अबाउट द एंडोगमी। एंडोगमी है रेफर टू मैरिज विद इन मैरिज विद इन अ कास्ट नहीं कम्युनिटी यूनिट। यूनिट विल बी द बेटर। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रूल्स ऑफ मैरिज। तो मैरिज के कुछ रूल्स हैं, उन रूल को हमने पढ़ भी रखा है, तो उसके बेसिस पे मुझे करेक्ट स्टेटमेंट मेंशन करनी है। तो मैं एलिमिनेशन मेथड की मदद से इनकरेक्ट को बाहर करूंगा और करेक्ट वाला हमारा आंसर होगा। पहली स्टेटमेंट, सन्स एंड डॉटर्स बोथ वर इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पैट्रिलिनेज और मैट्रिलिनेज। ऐसा नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पैट्रिलिनेज की बात करें तो सिर्फ सन्स होती है, अगर मैट्रिलिनेज की बात करें डॉटर होती है। ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होते थे। तो पहली स्टेटमेंट है आपकी गलत। दूसरी, डॉटर हैड इक्वल क्लेम ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरली पैट्रिलिनियस सोसाइटी हमारी फॉलो होती थी और उसमें डॉटर का इक्वल क्लेम नहीं होता था हाउस होल्ड पे। ये स्टेटमेंट है आपकी रॉन्ग। हम आगे बढ़ेंगे। मैरिंग डॉटर्स इनटू फैमिली आउटसाइड द किन वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल। ये बात बिल्कुल सच है। एंडोगमी का मतलब ही ये होता है कि अपने किन यूनिट के बाहर शादी करवाना। तो इसमें डॉटर्स की मैरिज करवानी, लेकिन कहाँ पे? फैमिलीज के आउटसाइड। ये स्टेटमेंट है सही। तो अगर हम बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी? तो आंसर होगा सी। सी आर्ट पार्ट विल बी अवर आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। एक्सोगमी रेफर्स, जैसे कि एंडोगमी का मतलब हो गया अपने ही किनशिप यूनिट के अंदर शादी करना, और एक्सोगमी का मतलब हो गया अपने ही किनशिप ग्रुप के बाहर शादी करना। तो इट रेफर्स ऑन मैरिज विद इन अ यूनिट, रॉन्ग स्टेटमेंट। विद इन डेजिग्नेटेड फैमिली, रॉन्ग स्टेटमेंट। आउटसाइड द टेरिटरी, टेरिटरी से कोई लेना देना है ही नहीं। आउटसाइड द यूनिट, तो अपनी यूनिट के बाहर शादी करने को एंडोगमी। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीगाइनी? पॉलीगाइनी को हमने टाइप्स ऑफ मैरिजेस के अंडर पढ़ा। पॉलीगाइनी को दो पार्ट में तोड़ा, पॉली और गाइनी। पॉली मीन्स मल्टीपल एंड गाइनी वर्ड इज रिलेटेड टू द वुमेन। तो ऐसा मेल जिसके मल्टीपल वुमेन या मल्टीपल वाइफ्स हो, उस प्रैक्टिस को पॉलीगाइनी कहेंगे। तो वी कैन सी अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। तो पहली स्टेटमेंट ही सही है, मुझे आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर होगा ए पार्ट। ठीक है, अब हम बात करें बी स्टेटमेंट की, अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड। वुमन जिसके बहुत हस्बैंड हो, उसको प्रैक्टिस को बोलेंगे पॉली एंड्री। ये आपको टर्म याद होनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। अ मैन हैविंग वाइफ आउटसाइड द यूनिट, अपने यूनिट के बाहर शादी करना, इसको हम बोलेंगे एंडोगैमी। एंडोगैमी, सॉरी एंडो नहीं, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए आपका एक्सोगैमी। वुमेन हैविंग हस्बैंड आउटसाइड द यूनिट, सेम, यूनिट के बाहर शादी करना एंडोगैमी होता है विद। एट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पॉइंट टू बी नोटेड, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। पॉली एंड्री इज अ प्रैक्टिस, अभी पढ़ा पॉली एंड्री मीन्स मल्टीपल मेल या मल्टीपल हस्बैंड। वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड, बात तो सच है, ये स्टेटमेंट सही है। पैट्रीलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंड फ्रॉम द फादर, पैट्रीलिनी में ट्रेस जो होती थी वो फादर टू सन देन ग्रैंडसन एंड सो ऑन, तो बात सच है। नेक्स्ट, मैट्रीलिनी इज द टर्म यूज्ड व्हेन द डिसेंडेंट फ्रॉम द मदर, ये भी सही है। तो सारी स्टेटमेंट सही आ रही है पहली तीन, तो इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है नन ऑफ द, कोई भी इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, यही आपको ना। चलिए, व्हाट इज टर्म वंस यूज फॉर, तो वंस बेसिकली डिसेंट ट्रेस में काम आता था, लेकिन किसको, वंस को अगर हम इंग्लिश में बोले अपनी लाइनेज, कि आप किस फैमिली ट्री का पार्ट है, आपकी लाइनेज क्या है, उसको हिंदी में वंस। तो द टर्म वंस और यूज फॉर कनेक्टिंग द फैमिली लाइनेज, ना कि सोशल बिहेवियर, ना कि टेम्पर, ना कि कटिंग। तो फैमिली लाइनेज को ट्रेस करने के लिए वंश टर्म को यूज करते हैं। द कोड ऑफ सोशल बिहेवियर वाज डिटरमाइंड बाय विच सोशल कैटेगरी, आपके सोशल बिहेवियर के जो कोड हैं वो किसने ले डाउन किए थे, किसने उसको डिसाइड किया था। इन चार वर्ण सिस्टम में जिन्होंने सोशल कैटेगरी या सोशल बिहेवियर बनाए थे वो थे ब्राह्मण। ब्राह्मण ले डाउन द सोशल नॉर्म, वो कहाँ ले डाउन किए थे, दो बुक्स में, एक का नाम है धर्मशास्त्र और दूसरे का नाम है धर्मसूत्र। धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र, ये दो बुक्स हैं जो के थ्रू, जिनके थ्रू सोशल नॉर्म्स ले डाउन किए। कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर कंबाइन सक्सेसिव टेक्स्ट रेफर टू एज, अभी भी जैसा हमने डिस्कस किया, धर्मशास्त्र धर्मसूत्र के थ्रू आपने कोड ले डाउन किए थे, और हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर होगा बहुत, ये है वो बुक्स या वो रेफरेंसेस जिनके जिनके थ्रू सोशल नॉर्म्स फॉलो अप होते हैं। 12th, later Buddhist text suggested that the Mauryas were Brahmin, एक सेकेंड, लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या सजेस्ट करते थे मौर्यस के बारे में। देखो मौर्यस के बारे में दो थ्योरी, अगर आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जाओ तो अलग बात होगी, अगर आप ब्राह्मण टेक्स्ट के थ्रू जाओ तो अलग बात होगी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते थे, बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते थे ये लोग थे आपके मौर्यस वर क्षत्रिय, और ब्राह्मण कहते थे दे आर ऑफ लो ओरिजिन। हमारा आंसर होगा क्षत्रिय। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रोफेशन ऑफ ब्राह्मण, इनमें से ब्राह्मण्स का कौन सा प्रोफेशन नहीं था। ब्राह्मण का प्रोफेशन था स्टडी करना वेदास को और वो समझाना, सेक्रीफाइस परफॉर्म करना, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस करना, ये तो क्षत्रियों का काम था, ब्राह्मण का काम नहीं था। गिव एंड रिसीव गिफ्ट, तो ये तीन काम ब्राह्मण के हैं, तो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन करना ये आपका क्षत्रिय, तो आंसर था। मिलेच्छास आर पीपल हु स्पीक विद द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, तो मिलेच्छास उन लोगों को कहा जाता था जो सांस्कृतिक लैंग्वेजेस को यूज ना करते, बेसिकली वो लोग विच स्पीक नॉन सांस्कृतिक, तो नॉन सांस्कृतिक बोलने वाले लोगों को मिलेच्छास के नाम से हम जानते हैं। ड्यूटीज ऑफ चंडालास हैड बीन मेंशन, तो चंडालास वो लोग थे जो सोशल हायरार्की के सबसे बॉटम में थे,
इनका जो ऑक्यूपेशन था वो था डेड कॉर्प्सेस, डेड बॉडीज, डेड एनिमल्स को डील करना। तो एक किताब के अकॉर्डिंग के हमने जो कह सकते हैं, हमने मेंशन किए थे कि ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, तो वो किताब थी मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में चंडाला के बारे में, उनकी के बारे में 16 चाइनीज बुद्धिस्ट monk पागियान एंड चाइनीज पिलग्रिम जुआनजांग। अभी जस्ट हमने आज पढ़ा, ये दो जो ट्रैवलर, एक मॉन्क थे और एक अभी पिलग्रिम थे, इन्होंने एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट के बारे में देखा। तो हमारी क्लास सोसाइटी में इन्होंने डील किया, जो देखा वो था अनटचेबिलिटी के बारे में। इन दोनों ने अनटचेबिलिटी के बारे में बात की थी, इनके बारे में पढ़ा था और लिखा था। ठीक है। Which of the following statement is false regarding the idea of patrilineal? पैट्रिलिनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए? तो एक बार देख लेते हैं। द पैट्रिलिनी हैज एग्जिस्टेड प्रायर टू द कंपोजिशन महाभारत। मुझे फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है, और पहली स्टेटमेंट तो सच है, महाभारत से पहले भी पैट्रिलिनी सोसाइटी हुआ करती। महाभारत रेनफोर्स द आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी, बात तो सच है। महाभारत ने उसको बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी दे दी, क्योंकि महाभारत में जब पांडव जीते, जीतने के बाद उन्हें पैट्रिलिनी सोसाइटी को ही फॉलो करा, पैट्रिलिनी माइंडसेट को ही फॉलो करा। तो महाभारत ने उसको और ज्यादा क्रेडिबिलिटी दे दी। तो बी स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट दोनों सही है। मोस्ट रूलिंग डायनेस्टी क्लेम टू फॉलो दिस सिस्टम, ये बात भी सच है। पैट्रिलिनियन सक्सेशन वाज अबॉलिश्ड आफ्टर द कंक्लूजन, बात गलत है। उल्टा महाभारत के बाद पैट्रिलिनियन सोसाइटी तो अच्छे से फॉलो होने लगी, ज्यादा फॉलो होने लगी। तो ये बोल रहे हैं इट वॉज अबॉलिश्ड, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमें फॉल्स पूछा था, फॉल्स होने के कारण हमारा आंसर तो हो जाएगा डी। फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट द एपिक। ट्रू स्टेटमेंट्स, हमें ट्रू स्टेटमेंट्स पता करनी है महाभारत के अकॉर्डिंग। तो महाभारत एपिक के अकॉर्डिंग इट वाज कंपोज ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 500 ईयर्स। 500 साल के पीरियड में ये कंपोज की गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इट वाज कंपोज फॉर अबाउट 1000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट, बी पार्ट है द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन द बैटल इन विच द कुरुज इमर्ज विक्टोरियस, बात गलत है। कुरुज के अंदर दो कजन के, दो फैमिली थी, एक पांडव एक कौरव। तो विक्टोरियस जो थे वो पांडव थे। तो ये स्टेटमेंट आपकी कहने फिर से गलत, ए भी गलत होगी स्टेटमेंट, बी भी गलत। कौरव एंड द पांडव बिलोंग टू सिंगल रूलिंग फैमिली, ये बात सच है। ये एक ही सिंगल रूलिंग फैमिली को हम कुरु के नाम से जान सकते हैं। उस फैमिली पार्ट के अंदर दो कजन थी आपकी, जैसे फैमिली ट्री। तो ये कुरु क्लैन को बिलोंग करते थे। तो ये बात सच है। डी स्टेटमेंट, पैट्रिलिनियन सक्सेशन वाज अबॉलिश्ड आफ्टर बैटल, ये बात गलत है। इट वाज नॉट अबॉलिश्ड, इन फैक्ट इट वाज प्रमोटेड, ये स्टेटमेंट गलत होगी। ये स्टेटमेंट गलत है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट। बोथ कौरव एंड पांडव, बोथ कौरव एंड पांडव बिलोंग टू द सेम फैमिली। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। तो हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करनी। करेक्ट स्टेटमेंट, इट रिकॉग्नाइज एज मेनी एज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, बात सच है। इसने हमें 8 मैरिजेस के बारे में बताया था। ऑल मैरिज कंसिडर गुड ना, सब मैरिज को गुड कंसिडर नहीं किया गया था। 4 केवल गुड थी, क्योंकि बाकी 4 आपके ब्राह्मण के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते थे। दीज फॉर्म्स ऑफ मैरिज वर प्रैक्टिस ओनली बाय दोज हु प्रैक्टिस, नहीं, दीज फॉर्म्स ऑफ मैरिज कैन बी प्रैक्टिस बाय नॉट ओनली, कोई भी इनको प्रैक्टिस कर सकता था। उनका ब्राह्मण होना या जो ब्राह्मण नॉर्म्स को फॉलो करा वो वाली चीज होना जरूरी नहीं थी। आप ब्राह्मण नॉर्म्स को फॉलो नहीं भी करते हो तब भी आप ये वाली मैरिज प्रैक्टिस फॉलो कर सकते थे। तो आंसर नन ऑफ द अबव। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, आंसर है ए पार्ट। विच आर द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द गोत्र, से गोत्र से रिलेटेड बातें, गोत्र के बारे में डिस्कस किया था। ईच गोत्र वाज नेम्ड आउट ऑफ वैदिक सीयर, इस पे हम होल्ड करते हैं। ट्रू अबाउट गोत्रास, ठीक है। वुमन वर एक्सपेक्टेड टू कैरी द फादर्स गोत्र आफ्टर द मैरिज, ये स्टेटमेंट गलत है। फादर के गोत्र को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होता था, उल्टा हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करना है। मेंबर्स ऑफ सेम गोत्र कैन मैरी अंडर एक्सेप्शन कंडीशन, ये भी गलत है। ऑल ऑफ द अबव, ये भी गलत। 2 स्टेटमेंट गलत होगी तो तीसरा ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो बाय एलिमिनेटिंग
या बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड हम देख सकते हैं कि ईच गोत्र वाज नेम्ड आफ्टर वैदिक सीड। यस, वैदिक सीड से वो इंस्पायर्ड था, वेदा से इंस्पायर्ड था और अपने फोर फादर से कनेक्ट करने का एक तरीका था। तो ये है गोत्र के बारे में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। तो ए पार्ट विल बी अवर आंसर। सो ये थे 20 MCQs ऑफ अवर लेक्चर नंबर 5। So this is all from my side and we will meet in the lecture number 6. So thank you.